और बहुजन समाज भी इस तरह से। तो इस तरह से ये दोनों ही गठबंधन इस बार, ये गठबंधन दोनों ही पार्टियों के इस बार बहुत कारगर परिणाम देने में सफल होंगे, ऐसा मैं सोचता हूँ। देखिए, जैसे आपने कटंगी विधानसभा के परिप्रेक्ष्य में बात की, तो पिछली बार बहुजन समाज पार्टी ने वहाँ चुनाव लड़ा था, लेकिन हमारे प्रत्याशियों में 2 प्रत्याशी एक साथ लड़ गए थे, जिसके कारण एक मनमुटाव और गुटबाजी के कारण जो हमारा सेकंड पोजीशन था, जो विनिंग कंडीशन हो सकती थी 2018 में, वह नहीं बन पाई थी और कांग्रेस को पूरी तरह से वहाँ नकार रही है। तो इस बार फिर से बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में कटंगी विधानसभा का जो है समीकरण बनता दिख रहा है। इसीलिए इस बार बहुजन समाज पार्टी यहाँ पे अपना नीला परचम लहराकर हाथी को विधानसभा बालाघाट भेजने की पूरी तैयारियां कर चुकी है। क्योंकि ये समाज गरीबी, लाचारी, दरिद्रता में जीता है, तो ये सामंतवादी, पूंजीवादी जो पार्टियां हैं कांग्रेस और भाजपा, ये हमारे पैसों का दुरुपयोग कर हमारे गरीब लाचार लोगों को खरीदने की कोशिश करती है। तो जय भीम, मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। जिस प्रकार मध्य प्रदेश के अंदर विधानसभा के चुनाव है और इस मद्देनजर रखते हुए लगातार आपसे बहुजन समाज की, खासतौर पर बहुजन समाज पार्टी की बात करेंगे। तमाम तरीके की राजनीतिक पार्टियां अपनी दावेदारी पेश कर रही है। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी कैसे अपनी चुनावी रणनीतियों को लेकर चल रही है, क्या कुछ जमीनी स्तर पर हो रहा है, खासतौर पर संगठन के लोग कैसे काम कर रहे हैं, क्या रणनीतियां है, तमाम तरीके से बड़े सवाल है। इन तमाम सवालों के मद्देनजर रखते हुए हम लोग अभी आ पहुंचे बालाघाट में, और बालाघाट के खासतौर पर जो 6 विधानसभा है, इस 6 विधानसभा के ऊपर अंदर में कैसे बहुजन समाज पार्टी अपनी दावेदारी पेश कर रही है, क्या कुछ रणनीतियां है बहुजन समाज पार्टी की तरफ से। हमारे साथ में बालाघाट जिले के जिलाध्यक्ष है सचिन बौद्ध जी, इनसे जानेंगे, समझेंगे, कोशिश करेंगे कि क्या कुछ रणनीतियां है, क्या बताएंगे बहुजन समाज पार्टी को लेकर, और खासतौर पर जो 6 विधानसभा के अंदर में बसपा अपनी दावेदारी पेश करी, इसको लेकर। सर, बहुत बहुत स्वागत है चैनल पर। जी धन्यवाद। जय भीम। पहला सवाल यही है कि आपको जो जिम्मेदारी मिली है, आप बतौर जिलाध्यक्ष बालाघाट जिले के अंदर में क्या काम कर रहे हैं, तो जब से आपको जिलाध्यक्ष बनाया गया है तब से क्या रणनीतियां है, और विधानसभा का चुनाव आने वाला है, जब आपको पता चला तो किस तरीके से आप संगठन को लेकर काम कर रहे हैं? बहुजन समाज पार्टी मूल रूप से इस देश के बहुसंख्यक बहुजन समाज को मुख्य धारा में लाने के लिए यह पार्टी बनाई गई है, और बहुजन समाज को शासन करती जमात में तब्दील करना ही बहुजन समाज पार्टी का मकसद है। उसी के मार्फत समय समय पर पिछले 1.5 सालों में पूरे बालाघाट जिले की सभी विधानसभाओं में बड़े पैमाने पर कैडर कैंप लगाए गए। वारासिवनी विशेष तौर पर बहुत ताकतवर सीट रही है। यहाँ पर अजाब शास्त्री जी ने लंबा संघर्ष किया है, 30 सालों का उनका संघर्ष है, और वहाँ पे सेकंड पोजीशन में भी रहे हैं। एक बार अजाब शास्त्री जी लगभग 2000 वोटों से मात्र हारे थे, तो उनका संघर्ष यहाँ पे है। और चूंकि इस बार गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का प्रदेश स्तर पर गठबंधन हुआ है, जिसमें 230 सीटों में से 52 सीटें जो है वो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के खाते में है, और 178 सीटें जो है बीएसपी पूरे प्रदेश में लड़ रही है, जिसमें बालाघाट जिले की 6 सीटों में से 2 सीटें परसवाड़ा को मिली हुई है, बैयर और परसवाड़ा, और बाकी की जो 4 सीटें हैं, जिसमें कटंगी, वारासिवनी, बालाघाट और लांजी, ये 4 सीटें बहुजन समाज पार्टी के खाते में है। इस तरह से बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन पूरा आदिवासी समाज लगभग एकजुट हो गया है। जी, जैसे आपने आदिवासी समाज की बड़ी बात की है, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ में 2 सीटें यहाँ पर बसपा दावेदारी पेश कर रही बालाघाट के अंदर में। इस बालाघाट जिले के अंदर में क्या कुछ गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का प्रभाव है, क्या जो जिस आधार पर जो गठबंधन किया गया है उसका कहीं ना कहीं जो प्रतिफल है, क्या बालाघाट जिले में बहुजन समाज पार्टी को गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से मिल पाएगा? गोंडवाना गणतंत्र पार्टी मुख्य रूप से उनका जो वोट बैंक है वो आदिवासी समाज है, और आदिवासी समाज की संख्या बालाघाट जिले के बैयर में वह एसटी रिजर्व सीट है और बाहुल्य है वहाँ आदिवासी समाज, और परसवाड़ा में भी उनकी संख्या बहुतायत में है। इसके पूर्व में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी परसवाड़ा से दरबू सिंह उइके जी को जिता चुकी है, वो एक विधायक वहां से गोंडवाना दे चुकी है, तो उनका अपना प्रभाव है। बहुजन समाज पार्टी कटंगी और वारासिवनी सीटों पर दूसरी पोजीशन में रही है, तो बहुजन समाज पार्टी का भी अपना प्रभाव है। ये दोनों समाज SC ST और OBC, ये तीनों ही वर्ग जो बहुजन समाज के प्रमुख अंग हैं, और इन तीनों के समन्वय से और इस गठबंधन से निश्चित रूप से इस बार प्रदेश की सरकार में एक बड़ा फेरबदल देखने को मिलेगा, और बहुजन समाज पार्टी और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के गठबंधन के बिना मध्य प्रदेश में किसी की सरकार नहीं बनने वाली है, इतना निश्चित है।
अगर कटंगी की बात करें या फिर वाराशिवनी की बात करें तो कांग्रेस भी अपनी बड़ी दावेदारी पेश कर रही है। यहाँ से जायसवाल जो है वो कहने के विधायक रह चुके हैं और उनके भी एक मजबूत दावेदारी देखने को मिलती है। तो बीजेपी और कांग्रेस की भी एक बड़ी टक्कर है, तो क्या लगता है बसपा कहाँ पर टिक पाएगी? देखिए, जैसे आपने कटंगी विधानसभा के परिप्रेक्ष्य में बात की, तो पिछली बार बहुजन समाज पार्टी ने वहाँ चुनाव लड़ा था, लेकिन हमारे प्रत्याशियों में 2 प्रत्याशी एक साथ लड़ गए थे, जिसके कारण एक मनमुटाव और गुटबाजी के कारण जो हमारा सेकंड पोजीशन था, जो विनिंग कंडीशन हो सकती थी 2018 में, वह नहीं बन पाई थी। और उसका फायदा कांग्रेस की तरफ वोट बैंक एक 15 सालों से एक व्यक्ति जो मृत प्राय था वह जीवित हो गया। रामलाल सहारे ने वहाँ पे कांग्रेस से जीत दर्ज की, जो कि बिल्कुल भी विनिंग रेस में नहीं थे। वो बहुजन समाज पार्टी का पूरा वोट उस तरफ ट्रांसफर हो जाने के कारण कांग्रेस जीत गई। लेकिन पिछले 5 वर्षों में रामलाल सहारे कांग्रेस के विधायक का जो कार्यकाल लोगों ने देखा, तो वह उनसे बहुत आहत है, बहुत दुखी है और कांग्रेस को पूरी तरह से वहां नकार रही है। तो इस बार फिर से बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में कटंगी विधानसभा का जो है समीकरण बनता दिख रहा है। साथ ही हम यहाँ की बात करें तो गुड्डा जायसवाल पहले कांग्रेस में हुआ करते थे और उन्हें 2018 में उनकी टिकट कट गई, तो उन्होंने जो है निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर ट्रैक्टर की सवारी की। और इस बार जो उनके साथ कांग्रेस का प्रत्याशी जो उनके अपोजिशन में है विक्की पटेल, वो उनके साथ था, वो कांग्रेस के साथ नहीं था। उसके बाद और उसने संजय मशानी जो कांग्रेस का प्रत्याशी था, अधिकृत प्रत्याशी, उसके खिलाफ काम किया था और 6 महीने बाद पुनः वो कांग्रेस में वापस आ गया। तो यहाँ की जनमानस जनता जो है वारासिवनी की जानती है कि विक्की पटेल और गुड्डा जायसवाल ये दोनों ही दल बदलू टाइप के स्वार्थी किस्म के व्यक्तिगत स्वार्थ पूर्ति और लाभ के लिए जो है काम कर रहे हैं। ये वाली बात यहाँ विधानसभा में जग जाहिर है। और बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो अजाब लाल शास्त्री जी पिछले 30 सालों से बहुजन समाज पार्टी हाथी निशान के साथ स्थिर खड़े हैं और उसके साथ वो लगातार काम कर रहे हैं। इसीलिए इस बार बहुजन समाज पार्टी यहाँ पे अपना नीला परचम लहराकर हाथी को विधानसभा बालाघाट भेजने की पूरी तैयारियां कर चुकी है। खास तौर पर एक चीज मैं समझ पा रहा हूँ कि थोड़ा अगर हम इस विश्लेषण के आधार पर देखें तो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का जो बेस वोट है वो आदिवासी समाज का है, लेकिन जैसे ही समय नजदीक आता है चुनाव का, वोट का, तो आदिवासी समाज का जो वोट है वो कांग्रेस की तरफ में बड़े खेमे में जाने का काम करता है। क्या कुछ नहीं लगता कि जो उम्मीद है बसपा को कि वो जो आदिवासी समाज का वोट है वो उनको मिल पाएगा, तो क्या लगता है ये उम्मीद कितनी कारगर साबित हो पाएगी? क्योंकि एक समय पर तो वो बदल भी सकता है, बदल भी जाता भी है। देखिए, शुरू में जब 1984 के पहले जब बसपा नहीं बनी थी, उस समय दलित वोट भी, अनुसूचित जाति का वोट भी बड़े पैमाने पर कांग्रेस के साथ अटैच था। लेकिन बहुजन समाज पार्टी के बनने के बाद और महापुरुषों के आंदोलन और संघर्ष को समझाकर बाबा साहब का वास्तविक आंदोलन इस देश में संवैधानिक व्यवस्था को बहाल करके लोकतंत्र में बहुजन समाज की भागीदारी सुनिश्चित करने का जो था, इस बात को बहुजन समाज पार्टी अपने समाज को, अपने तबके को समझाने में कामयाब हुई। तो बड़े पैमाने पर आपने देखा उत्तर प्रदेश में 4 बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी और पूरे देश में बहुजन समाज पार्टी का बेस कैडर कैंप चला, जिससे उनका कैडर बेस वोट बना। तो उसी तरह से गोंडवाना गणतंत्र पार्टी भी जो है मध्य प्रदेश में बनी और मध्य प्रदेश में उन लोगों ने भी, उनके भी आदिवासी वर्ग जो पहले कांग्रेस से अटैच थे, लेकिन वो भी अपने समाज में जा जाकर उन्हें उनकी वास्तविक मूल निवासी विचारधारा को समझाकर गोंडवाना गणराज्य की क्या स्थापना है, क्या उनके उद्देश्य महत्व है, इस बात को समझाने में वो भी कामयाब हो पाए हैं। चूंकि ये समाज गरीबी, लाचारी, दरिद्रता में जीता है, तो ये सामंतवादी, पूंजीवादी जो पार्टियां है कांग्रेस और भाजपा, ये हमारे पैसों का दुरुपयोग कर कर हमारे गरीब लाचार लोगों को खरीदने की कोशिश करती है। इसके कारण इनमें थोड़ी सी विचलन की स्थितियां रहती है। लेकिन चूंकि अब बहुजन समाज पार्टी और गोंडवाना दोनों ही ताकत से अपने अपने बेस वोट के साथ साथ बहुजन समाज के संपूर्ण वर्गों को बड़ी ताकत से अप्रोच कर रही है और इस बार बड़े पैमाने पर हम देख रहे हैं आदिवासी समाज अपने वर्गों को लामबंद करने में सफल होता नजर आ रहा है और बहुजन समाज भी इस तरह से। तो इस तरह से ये दोनों ही गठबंधन, इस बार ये गठबंधन दोनों ही पार्टियों के इस बार बहुत कारगर परिणाम देने में सफल होंगे, ऐसा मैं सोचता हूँ। खासतौर पर अगर बालाघाट की बात की जाए, मध्य प्रदेश के अंदर में जिस प्रकार जो बीजेपी की सरकार चल रही, केंद्र के अंदर में बीजेपी की सरकार है, तो खासतौर पर भी ये बालाघाट पूरे जिले के अंदर में जो 6 विधानसभा है, क्या कुछ मुद्दे और किन मुद्दों को लेकर बसपा भी चुनाव मैदान में? देखिए, मध्य प्रदेश में लगभग 18 सालों से भाजपा की सरकार है और इसके पहले कांग्रेस की सरकार रही। बहुजन समाज पार्टी जिस उद्देश्य से आई है,
बहुजन समाज पार्टी का निर्माण ही इस बात के लिए हुआ है कि बाबा साहब के संविधान में बहुजन समाज के तमाम हक अधिकार तो निहित रखे गए हैं, लेकिन कांग्रेस और भाजपा जो भारतीय संविधान को, बाबा साहब के विचारधारा को, महापुरुषों की मानवतावादी भागीदारी, समता, स्वतंत्रता, न्याय की विचारधारा को जो नहीं मानती है, उसकी हमेशा अवहेलना करते आई है। तो उन तमाम मानवीय मूल्यों को लागू करके भारतीय संविधान की तमाम धाराओं को जो बहुजन समाज और मानवता के हक अधिकार के हित में है, उन्हें लागू करना ही बहुजन समाज पार्टी का एक मात्र ध्येय है। और उस दिशा में चलते हुए बहुजन समाज पार्टी ने 1990 के दशक में 160 से ज्यादा बड़े आंदोलन ओबीसी समाज को मुख्य धारा में लाने के लिए, उनके रिजर्वेशन को लागू कराने के लिए माननीय कांशीराम साहब के नेतृत्व में किया। तो उसके बाद ही 1990 में जो है 52% ओबीसी को 27% रिजर्वेशन देने का काम दिल्ली में वीपी सिंह की सरकार को बहुजन समाज पार्टी के समर्थन में 3 बड़ी शर्तों के आधार पर लागू करा गया। उसमें 27% ओबीसी रिजर्वेशन, SC/ST एट्रोसिटी एक्ट लागू कराना, और तीसरा बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जिन्होंने इस देश को रचा बसा है, इस देश का निर्माण किया, उनको भारत का सर्वश्रेष्ठ सम्मान भारत रत्न दिलाना। तो ये बड़ी मांगे बहुजन समाज के हक में बहुजन समाज पार्टी ने की है, जिसके कारण आज बहुजन समाज पार्टी की अपनी प्रासंगिकता जमीन पर बहुत ताकत से बढ़ी है। और भाजपा के घोटालेबाजी की जो सरकार है मध्य प्रदेश में 18 सालों से है, जनता उस बात को समझ चुकी है और उन्हें बड़े पैमाने पर हर जगह से नकारा जा रहा है। और कांग्रेस एक चीज इस तरीके से भी देखने को मिलती है कि बसपा कोशिश करती है कि तमाम ओबीसी समाज से आने वाले जो लोग हैं उनको अपना प्रत्याशी बनाती है, लेकिन उसके बावजूद भी जो ओबीसी समाज का वोट है वो कहीं ना कहीं मिल नहीं पाता ओबीसी प्रत्याशी होने के बावजूद भी। क्या इसके पीछे का एक बड़ा कारण है? खासतौर पर ये चीज बालाघाट के अंदर में देखने को मिलती है, तमाम 6 विधानसभा के अंदर में भी। बहुजन समाज पार्टी, चूंकि बहुजन समाज पार्टी सभी 85% को, हर वर्ग को उसकी संख्या के अनुपात में भागीदारी देने के सिद्धांत पर विश्वास करती है, उसी के तहत बहुजन समाज पार्टी ने बालाघाट जिले में हमने 6 सीटों में से 4 सीटें जो बहुजन समाज पार्टी के खाते में है, उसमें हमने सभी वर्गों को भागीदारी दी है। हमने यहाँ गोवारी समाज से कमल किशोर राउत जो गोवारी जाति के व्यक्ति है, उनको बालाघाट की टिकट दी है। लोधी वर्ग से हमने यहाँ पर अजाबलाल शास्त्री जी को टिकट दी है। मरार माली समाज से हमने उदय सिंह पंचेश्वर जी को कटंगी की टिकट दी है, और मरार माली समाज के ही हमने मरठे जी को लांजी की टिकट दी है। साथ ही साथ परसवाड़ा से भी कंकर मुजारे जी इस गठबंधन के प्रत्याशी है, और FS कमलेश जी जो बैयर के प्रत्याशी है, वो आदिवासी चूंकि रिजर्व सीट है तो वहां से वो आरक्षित सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। तो बहुजन समाज पार्टी बाकायदा सभी वर्गों को भागीदारी देती है। अब मसला ये है कि बहुजन समाज पार्टी से और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से जो प्रत्याशी जनरल लड़ते हैं चुनाव, उनके साथ स्थितियां आर्थिक तौर पे वो कमजोर होते हैं। और भाजपा और कांग्रेस जो धर्म आधारित राजनीति करती है इस देश के अंदर, धर्म आधारित राजनीति के कारण हमारा जो बहुजन समाज है और जो सर्व समाज के गरीब वर्ग भी है, वो सभी धर्म और जाति के फेर में उलझे हुए हैं। जैसे संत रैदास जी ने कहा कि जात पात के फेर में उलझ रहे सब लोग, और मनुष्यता को खा रहा रविदास जात पात का रोग। तो ये जो जाति का मामला है, ये गुणों को जो है कहीं ना कहीं पीछे छोड़ देता है, गुणों को, योग्यता को पीछे छोड़ देता है, और जाति का असर और पैसा और सामंती सोच का असर जो है कहीं ना कहीं प्रत्याशियों के हित में चला जाता है, भाजपा और कांग्रेस के। अब उस बात की ही लड़ाई है कि हम अपने बहुजन समाज को जागरूक करके उन्हें वास्तविक मानवतावादी, योग्यता आधारित, विज्ञानवादी सोच वाला प्रत्याशी चुने। वो इस तरह की स्थितियां बनाई जाती है कैडर के मार्फत, तो उस दिशा में बसपा और गोंडवाना कार्यरत है। यहाँ पर 6 विधानसभा के अंदर में बसपा की टक्कर किससे है, या फिर लगातार यहाँ पर बसपा कोशिश कर रही है कि वो 2nd या 3rd पोजीशन पे देखी जा रही है? तो इस बार वैसा ही माहौल है, या फिर इस बार जो सीधी टक्कर कहीं ना कहीं सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी के अंदर में बसपा कहीं ना कहीं अपनी दावेदारी पेश नहीं कर पा रही? क्या कुछ कहें? नहीं, इस बार विधानसभा वाराणसी की जो स्थितियां है, यहाँ पे 2003 में जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी और उस समय के यहाँ पे भाजपा के जो प्रत्याशी थे उनके बीच में सीधी टक्कर थी, तो उस तरह की स्थितियां फिलहाल वाराणसी विधानसभा में देखने को मिल रही है। यहाँ पे सीधी टक्कर बहुजन समाज पार्टी के अजाबलाल शास्त्री जी और कांग्रेस में है। भाजपा तो फिलहाल यहाँ मैदान में ही नहीं, क्योंकि गुड्डा जायसवाल जो भाजपा के प्रत्याशी है, उनके दल बदल की रणनीति और उनके द्वारा किए गए तमाम घोटालों को यहाँ की जनता और जनमानस ने समझ लिया है, इसलिए भाजपा को बड़े पैमाने पर नकारा जा रहा है। हमें जानकारी ग्राउंड रिपोर्ट से ये मिल रही है कि बड़े पैमाने पर वो पैसा पानी का इस्तेमाल करके, धन बल का उपयोग कर वह लोगों को जो है अपने हित फेवर में करने की कोशिशें तो कर रहे हैं, लेकिन जनता जनमानस इस बार मुझे लगता है इन तमाम बातों से ऊपर उठकर
बहुजन समाज पार्टी और इस बसपा गोंडवाना के गठबंधन को सहयोग सपोर्ट करके इस बार बसपा का यहाँ से विधायक बनाएगी। ऐसी स्थिति हमें क्षेत्र में नजर आ रही है। 6 सीटों पर कितनी सीटों पर आप देख पा रहे हैं कि बसपा उसको जीत पाएगी? बालाघाट की 6 सीटों में से बसपा और गोंडवाना का गठबंधन लगभग 3 सीटें जीतने की स्थितियों में बहुत ताकत से जो मैदान में है। उसमें बैयर और परसवाड़ा की गोंडवाना की सीटें और वारासिवनी की ये बालाघाट की सीटें और कटंगी की वारासिवनी की सीट, साथ ही साथ कटंगी में भी बहुत ताकत से बहुजन समाज पार्टी लड़ रही का अच्छा प्रदर्शन चल रहा है। बालाघाट और लांजी विधानसभा में भी हमारे प्रत्याशी दमखम के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन कटंगी, वारासिवनी, बैयर और परसवाड़ा इन सीटों पे आपको बहुत अच्छे चौंकाने वाले परिणाम देखने को मिलेंगे। जी, तो ये तमाम चीजें हमने जानने समझने की कोशिश की है कि किस तरीके से बसपा खास तौर पर बालाघाट जिले के अंदर में तमाम 6 विधानसभाओं में अपनी दावेदारी पेश कर रही है। क्या कुछ परिणाम आएंगे आने वाले 17 तारीख को मध्य प्रदेश के अंदर में जो चुनाव के जो वोटिंग होनी है, उसके बाद में 3 दिसंबर को सारी चीजें क्लियर हो जाएगी कि आखिर मध्य प्रदेश की राजनीति में क्या कुछ होगा, आखिर कौन सत्ता की गद्दी पर आएगा, बसपा की कितनी मजबूती से कितनी सीटें जीत कर आती है। पूरी बातचीत को लेकर के आपकी राय प्रतिक्रिया लिखकर जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।